हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है आपको पता है। डीएनए अपने जैसी कॉपीज़ बना सकता है, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था ये आपको पता है। इट इज़ प्रपोज्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। ओके, तो ये 1953 में ये वॉटसन और क्रिक ने जो है डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था। अब हम देखते हैं कि जो रेप्लिकेशन है, अभी अभी मैंने बताया आपको क्या रेप्लिकेशन का मीनिंग है। दैट इज़ अ कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल। यदि ये डीएनए है तो डीएनए क्या करेगा, अपने स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा और इन स्ट्रैंड्स पे हमारा दूसरा न्यू स्ट्रैंड बनेगा। तो आपने देखा एक स्ट्रैंड यहाँ ओल्ड है जबकि दूसरा न्यू स्ट्रैंड है। यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिवली डीएनए रेप्लिकेट किया है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा पेरेंटल डीएनए है और ये हमारे डॉटर डीएनए बने हैं। तो एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। इसी को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए अपनी जैसी कॉपीज बना सकता है। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि डीएनए की लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, हमने कहा टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट, दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे एंड एक्ट एज टेम्पलेट, और वो एज ए टेम्पलेट काम करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कैसे, आप इस बात को समझिएगा। ये हमने कहा ये डीएनए है, हमने कहा ये डीएनए है और फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के दोनों डीएनए यहाँ क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो इसमें से जो ये स्ट्रैंड है ये हमारा एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगा, और टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगा तो यहाँ पे हमारा ताकि नया स्ट्रैंड बन सके। ओके, तो ये कहना चाहता है कि दोनों स्ट्रैंड पहले सेपरेट हुए बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद इस स्ट्रैंड ने एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड काम किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। आगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, यदि हम देखें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेंटल, अभी अभी हमने देखा वन पैरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। हम पैरेंटल को ओल्ड स्ट्रैंड भी कहते हैं और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को हम लोग डॉटर स्ट्रैंड भी कहते हैं। इस तरीके से डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेट करता है। ओके, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेट करता है। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, तो हम यहाँ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो मैथ्यू मसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल, इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इन 1958। ईयर जरूर याद करें। किस ऑर्गेनिज्म पे किया, तो ही परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। इन्होंने इस इकोलाई को अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl मीडियम के अंदर ग्रो किया। ओके, तो आपको पता है नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं। यदि ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, N15 और N14। आइसोटोप मीन्स सेम एटॉमिक नंबर, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 14 है। तो आप कहेंगे ये कैसा हो गया, हैवी। ये हैवी नाइट्रोजन हुआ और इसको हम कह रहे हैं लाइट नाइट्रोजन। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो हैवी, जिसका कम है वो। तो इन्होंने इसके अंदर दो नाइट्रोजन के आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, हैवी आइसोटोप, दिस वाज द नाइट्रोजन सोर्स। N15 जब इन्होंने ग्रो किया तो दैट विल इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। तो वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। ओके, उसके बाद हैवी डीएनए इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। बाद में हम उसको सेपरेट कर सकते हैं एक टेक्निक से जिसका नाम होता है दैट इज सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। ओके, अब आप देखिएगा इकोलाई को क्या कर रहे हैं, इज ट्रांसफर्ड इन द मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl। तो फिर उन्होंने ट्रांसफर किया इसको किसमें, NH4Cl में, यानी कि लाइट नाइट्रोजन के अंदर। आपको पता है कि हम जब देखते हैं इकोलाई का मल्टीप्लिकेशन टाइम 20 मिनट्स होता है, यानी कि इकोलाई 20 मिनट के अंदर 1 से 2 कॉलोनी बना सकता है, मतलब 1 से 2 इकोलाई बना सकता है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन हमारी 20 मिनट्स लेगी और यहाँ पे हमारा हाइब्रिड डीएनए आएगा। जैसे आप देखिएगा, हम इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में जो इकोलाई लिए उन्होंने N15 हैवी अमोनियम क्लोराइड के अंदर ग्रो कराया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड हैं उनके अंदर दोनों के अंदर N15 है।
अब इसको उठा के इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया N14 में, यानी कि लाइट नाइट्रोजन में। 20 मिनट्स के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। जब इन्होंने देखा तो दो स्ट्रैंड यानी कि दो डीएनए आएंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों हाइब्रिड आए। क्यों? क्योंकि एक N15 स्ट्रैंड है और एक N14 स्ट्रैंड है, तो ये हाइब्रिड डीएनए आया। ओके, आगे हर 20 मिनट्स के बाद उन्होंने किया तो देख रहे हैं यहाँ एक ओल्ड है एक न्यू है, यानी कि एक पैरेंटल है और एक डॉटर स्ट्रैंड है। तो हम कह रहे हैं इस तरीके से डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली मैनर में रेप्लिकेट करता है। दो बातें जरूर याद रखनी है कि किस मीडियम का इस्तेमाल किया, अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन के क्या आइसोटोप थे, हैवी और लाइट, N15 N14। पहले हैवी में ग्रो किया, फिर उसके बाद लाइट में ट्रांसफर किया, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर उन्हें हाइब्रिड डीएनए मिले। ओके, मल्टीप्लिकेशन टाइम 20 मिनट्स होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है? इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकलता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली मैनर में रेप्लिकेट करता है। ओके, आगे आप देखिएगा, इसी बात को हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। शुरुआत में आपने देखा कि जब हमारा डीएनए था तो हमने कहा उसके अंदर दोनों के दोनों लाइट थे, सॉरी हैवी थे। अब जब ये ग्रो करेगा तो इसमें से एक स्ट्रैंड अलग होगा, दूसरा भी सेपरेट होगा, और यहाँ पे हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा। दिस इज अ फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट्स में। तो यहाँ एक डीएनए से दो डीएनए बने, फिर 20 मिनट्स के बाद देखेंगे तो एक डीएनए से 4 डीएनए बन जाएंगे। अब आप यदि कहें तो हम ये कह सकते हैं कि दो हमें यहाँ हाइब्रिड मिल रहे हैं, दो हमें यहाँ हाइब्रिड मिल रहे हैं, जबकि दो हमें यहाँ लाइट मिल रहे हैं। ओके, दो हमें हैवी मिल रहे हैं, दो हमें लाइट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली मैनर में रेप्लिकेट करता है। याद रहेंगे ये जो ब्लू है हमारा लाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो हमारा रेड कलर है वो हैवी से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, शुरुआत में जो हमने लिए थे वो रेड कलर से लिए थे, ना कि ब्लू कलर से। ये हमारा N15 वाले हैं दोनों, N15। तो सेपरेट करेंगे और फिर हमारा जब ये ग्रो करेगा फर्स्ट जनरेशन में 20 मिनट्स के बाद, तो ऐसे इस तरीके के आएंगे। फिर ये थर्ड जनरेशन के अंदर देखेंगे तो हमारे पहले 2 बने और फिर 2 से 4 बनेंगे। ओके, तो यहाँ हमें 2 हाइब्रिड मिल रहे हैं, जबकि 2 हमें लाइट मिल रहे हैं। अब थर्ड जनरेशन में देखेंगे तो हमें 8 डीएनए मिलेंगे, इसमें से 2 हाइब्रिड होंगे और 6 हमारे लाइट होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। यदि हम फोर्थ जनरेशन में जाएं तो 16 डीएनए मिलेंगे, इसमें से 2 हाइब्रिड होंगे और 14 हमारे कैसे होंगे, लाइट होंगे। यानी कि अब आगे कितनी जनरेशन मूव करें, ये हाइब्रिड का नंबर हमेशा 2 ही रहेगा। जैसे जनरेशन 5 के बाद आप देखेंगे 32 डीएनए स्ट्रैंड मिलेंगे, लेकिन आउट ऑफ 32 2 आर हाइब्रिड एंड तो हम कहेंगे 30 हमारे लाइट मिलेंगे। अब उसी बात को ये कहता है आफ्टर सेकेंड जनरेशन इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए। भाई सेकेंड जनरेशन में हमारे 4 मिले, आप देख रहे हैं यहाँ सेकेंड जनरेशन के बाद हमारे 4 डीएनए मिले। इस 4 में से ये लाइट है, हम ये कह रहे हैं लाइट है। ओके, ये हम देख रहे हैं ये भी लाइट है, और ये दोनों हमारे कैसे हैं, ये दोनों हमारे हाइब्रिड हैं। तो 4 में से हमारे 2 लाइट हैं, 2 हाइब्रिड है। ओके, तो इक्वल अमाउंट में हमें लाइट और हाइब्रिड डीएनए मिलते हैं। अभी मैं थर्ड जनरेशन के बाद जाऊंगा तो 8 मिलेंगे, फिर वही बात रिपीट होगी, 6 हमारे लाइट होंगे, 2 हमारे हाइब्रिड होंगे। ओके, ये कहता है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऑब्टेन्ड ऑफ इट्स स्ट्रैंड फ्रॉम द पैरेंट। यस, एक पैरेंटल होता है जबकि दूसरा हमारा कैसा होता है, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। तो ये पे हमें प्रूव कर दिया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली मैनर में रेप्लिकेट करता है। इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कुछ और लोगों ने भी किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिमिलर एक्सपेरिमेंट कुछ और लोगों ने भी किया, और वो जब किया तो ये हमारा इसमें रेडियो एक्टिव थाइमीन का इस्तेमाल किया गया। आप याद करेंगे जो मशल्सन और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे नाइट्रोजन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जो और एक्सपेरिमेंट हुए उसके अंदर रेडियो एक्टिव थाइमीन का इस्तेमाल किया गया। सेम एक्सपेरिमेंट था। ये रेडियो एक्टिव थाइमीन का इस्तेमाल किसने किया, तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न, यू शुड रिमेंबर, दैट इज टेलर एंड कलीग्स। टेलर और उनके साथियों ने किया, और ये भी सेम ईयर में ही किया, क्योंकि आप देखेंगे हमारा इन्होंने भी 1958 में किया था और इन्होंने भी 1958 में किया था। जो हमारा मशल्सन स्टाहल है उनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था वो इकोलाई था, जबकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो विक्सिया फाबा पे किया गया, यानी कि फाबा बीन्स पे किया गया। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनेंगे। अभी हम 4 PYQs करेंगे तो वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर में ड्राफ्ट हुआ है, बना है क्वेश्चन। आगे आप देखें, अब हमारा आ जाता है मशीनरी। हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक मशीनरी की नीड होगी और उसके बाद हम वही मशीनरी उस मैकेनिज्म को परफॉर्म करेगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगी। आपको पता है इकोलाई एक लिविंग सेल होती है, यस, लिविंग सेल सच एज इकोलाई। ओके, रेप्लिकेशन करने के लिए रिक्वायर्ड सेट ऑफ एंजाइम्स, हमें कुछ एंजाइम्स की नीड होगी, लेकिन ये एंजाइम कौन से होंगे वो हम नाम देखेंगे, लेकिन इनमें भी एक मेन एंजाइम होगा, आपको याद करना है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज द मेन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि पॉलीमराइजेशन यही कराएगा। अब इस एंजाइम का नाम आप याद कर लीजिएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि पॉलीमराइजेशन का काम करेगा। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा है, आप देखेंगे ये क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं उनको आपस में जोड़ के एक पॉलीमरेज एंजाइम इसको पॉलीमराइजेशन करेगा और एक चेन बन जाएगी लॉन्ग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन। ये जो एंजाइम है इसकी एफिशिएंसी हम कहेंगे काफ़ी ज़्यादा होती है, ये काफ़ी एफिशिएंट है और ये हर सेकंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कैटलाइज कर सकता है, यानी कि एक सेकंड के अंदर लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की एफिशिएंसी इसके अंदर है। आपको पता है इकोलाई की लेंथ 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होती है और ये रेप्लिकेट केवल 18 मिनट में कर लेता है। यदि आप इस वैल्यू को 18 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे एक सेकंड के अंदर ये 2000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, जब इतनी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है उसमें मिस्टेक होने की भी प्रोबेबिलिटी है, तो एनी मिस्टेक कॉजेस म्यूटेशन, और यदि ये यहाँ पे मिसमैच पेयरिंग होती है या कोई गलती होती है तो वो म्यूटेशन होगा। ओके, लेकिन उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ एंजाइम होते हैं जो प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। अब जब ये पॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी की नीड होगी, किसकी नीड होगी, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी की नीड होगी। ओके, यहाँ पे मैंने एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनाया, आप देखेंगे यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ये हमारी पेंटोज शुगर है, ये हमारे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। ग्रीन कलर से नाइट्रोजनस बेस, पर्पल कलर से हमारा यहाँ पे शुगर बनाई गई है डीऑक्सीराइबोज, और 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये एक सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। ये न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में एक ही फॉस्फेट होता है, यहाँ 3 फॉस्फेट है। तो जब ये फॉस्फेट रिमेनिंग 2 फॉस्फेट टूटेंगे तो यहाँ से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी से ये प्रोसेस आगे मूव करती है। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो आपको याद रखना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रोवाइड एनर्जी एंड एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, ये दोनों की तरह काम कर रहा है। तो ये तो हमारा आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर हमारा तो हो गया न्यूक्लियोटाइड, लेकिन जब ये फॉस्फेट टूट के बाहर आ जाएगा फिर ये दूसरा फॉस्फेट भी निकल जाएगा तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो कई बार क्वेश्चन कई बार बना है कि कौन सबस्ट्रेट और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो आप कहेंगे सबस्ट्रेट का काम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और एनर्जी भी यही प्रोवाइड करेगा। 4 तरीके के हो सकते हैं, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीपी, क्योंकि हमारे नाइट्रोजनस बेस 4 तरीके के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब यदि हम रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म की बात करें तो आपको पता है फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल 2 स्ट्रैंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इन एंटायर लेंथ। भाई डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, तो पूरा का पूरा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड तो सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे आप देखें ये तो सेपरेट नहीं किया, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ तो ब्रेक नहीं हुए, लेकिन ये और ये दोनों यहाँ सेपरेट हो गए हैं। तो ठीक है, जब ये सेपरेट कुछ पोर्शन से होंगे तो रेप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग। हम कह रहे हैं रेप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग, ठीक है भाई। और इस स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, रेप्लिकेशन फोर्क। तो देखें आप स्पेस बन गया जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन परफॉर्म होगा, दिस इज द रेप्लिकेशन फोर्क। अब आपको पता है डीएनए एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और डीएनए की अनबाइंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होते हैं बीच में, यहाँ भी प्रेजेंट थे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए गए किसने, बाय हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम आपको याद रखना है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिकेज एंजाइम करेगा, और हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का भी काम करता है। ओके, आगे मूव करते हैं। जब भी सिंथेसिस होगी तो प्लीज़ रिमेंबर जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, जो हमारा
न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो हमेशा 5th प्राइम से 3rd प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा। कैसे देखिएगा, ये 5th प्राइम है, ये ग्रीन कलर से न्यूली सिंथेसाइज है, इधर से इधर सिंथेसिस होगी हमेशा, और इधर जो है वो 3rd प्राइम है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन की, दैट ऑलवेज अकर इन 5th प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन। पॉलीमराइजेशन का काम कौन करेगा? अभी हमने देखा, ये करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज ही पॉलीमराइजेशन का काम करता है। लेकिन ये प्रोसेस ऐसे शुरू नहीं होगी। प्रोसेस शुरू होने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिएगा जिसका नाम है आरएनए प्राइमर टू इनिशिएट द प्रोसेस। ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, दिस इज द आरएनए प्राइमर, दिस इज द आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द प्रोसेस। ये आप एंजाइम का नाम याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है हमारे, एक लीडिंग स्ट्रैंड देख रहे हैं आप, एक हमारा क्या है लीडिंग स्ट्रैंड। तो आप लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी याद रखेंगे, देखेंगे ये 3rd प्राइम है और इधर 5th प्राइम है। लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी हमेशा 3rd प्राइम से 5th प्राइम होती है, और यहाँ पॉलीमराइजेशन कॉन्टिन्यूअस होगा, लगातार इधर से इधर होगा। ओके, तो लीडिंग स्ट्रैंड जो लीड करे, जो आगे चले, वो हमारा लीडिंग, और जो लैगिंग है जिसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, वहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है। तो हमने देखा इनिशिएट करने के लिए आरएनए प्राइमर की नीड होगी, पहली बात। दूसरा, जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड हमारा 3rd प्राइम टू 5th प्राइम होगा, और जो एज ए टेम्पलेट काम करेगा। और पॉलीमराइजेशन यहाँ पे कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें बॉटम ऑफ द स्लाइड मेंशन है। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, वेरी गुड। दूसरी बात, कॉन्टिन्यूअस ऑन लीडिंग, यानी कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पर जो सिंथेसिस है वो कॉन्टिन्यूअस होगी, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे सिंथेसिस आप देख रहे हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगी। जैसे आप देख रहे हैं छोटे 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 फ्रेगमेंट की फॉर्म में हो रही है, ये हमारे लैगिंग स्ट्रैंड पे होगी। लीडिंग पे कॉन्टिन्यूअस और लैगिंग पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म होगी। तो अभी हमने देखा लैगिंग स्ट्रैंड, यानी कि जिसपे छोटे छोटे फ्रेगमेंट की फॉर्म में हो, वहाँ पे टेम्पलेट 5th प्राइम टू 3rd प्राइम। देखिएगा, हमने कहा लैगिंग, तो लैगिंग स्ट्रैंड ये है, यानी कि ये 3rd प्राइम है, और ये हमारा 5th इधर होगा, 3rd इधर होगा, और 5th इधर होगा। जब ये बनेगा तो ये इधर से इधर बनेगा, ये 3rd प्राइम, सॉरी ये 5th प्राइम होगा, और ये 3rd प्राइम होगा। यहाँ पे पोलैरिटी थोड़ा सा गलत मेंशन है। तो डीएनए में अपोजिट पोलैरिटी होती है, प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर। तो इस पोलैरिटी को मैं वापस से ठीक करता हूँ, ये सही है 3rd, यहाँ 5th होगी 5th प्राइम, और ये इधर से इधर बनेंगे छोटे 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 फ्रेगमेंट, इधर हमारा 5th होगा, और ये वाला हमारा 3rd प्राइम होगा। तो यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट हमारा 3rd प्राइम से 5th प्राइम होगा। हमेशा टेम्पलेट 3rd प्राइम टू 5th प्राइम ही होता है। ओके, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है वो 5th टू 3rd प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है। आगे हम मूव करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट की फॉर्म में होगा, इन शॉर्ट सेगमेंट। पॉलीमराइजेशन अकर इन शॉर्ट सेगमेंट, और ये छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, ये हमारे क्या हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो पर्पल कलर से मैंने एरो से मेंशन करे हैं। ओके, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट ज्वाइन कैसे होंगे? तो दीज स्मॉल फ्रेगमेंट्स ज्वाइंड बाय लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम से जो है ऐड होंगे, ज्वाइन कर देगा। लाइगेज एक गम की तरह काम करता है जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट को सील कर देता है। हम यहाँ देखें तो रीज़न इन डीएनए वेयर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, ये कहाँ से शुरू होगा रेप्लिकेशन? तो इसके लिए एक रीज़न होता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह होती है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। हम ये कहते हैं इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। यस, जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पे एक इंटरफेज होती है और एक एम फेज होती है। इंटरफेज में G1, S और G2 फेजेस होती हैं। तो वहाँ जो इंटरफेज की S फेज है वहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये पॉइंट याद करेंगे। और रेप्लिकेशन और सेल डिवीज़न ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं। और यदि सेल डिवीज़न में कोई फॉल्ट होता है, फेलियर ऑफ सेल डिवीज़न है, तो दैट विल लीड्स टू द पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है पूरा का पूरा जो सेट है वो एक सेल में चला जाएगा, यानी कि सेल 2n की जगह 3n आ सकती है, 4n आ सकती है। तो वो हम आगे, अभी एक क्वेश्चन भी आएगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भी मैं पर्पल बॉक्स से बंद किया है। ओके, फेलियर ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी। आगे मूव करते हैं। रेड कलर से जो मेंशन है आप देख रहे हैं वो हमारे आरएनए प्राइमर है, जबकि ग्रीन कलर से जो है वो हमारे न्यू
डीएनए स्ट्रैंड है। आप याद रखेंगे ये सिंथेसिस इधर से इधर होती है, इस पे एरो थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग मेंशन है, ठीक है। और ये इधर हमारा थर्ड है, ये फिफ्थ है, और ये फिफ्थ है, और ये हमारा थर्ड है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ मेंशन है, तो ये रेप्लिकेशन जो है हमारा यहाँ ओवर हो जाता है। और यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लगा के रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये कहता है ए सेल ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई, ए सेल ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई की सेल है विद नॉर्मल थाइमीन। ये एक्सपेरिमेंट टेलर ने किया था, हमने देखा था, जबकि मसलसन और स्टाहल ने नाइट्रोजन का यूज़ किया था। नॉर्मल थाइमीन इन डीएनए वाज ट्रांसफर्ड टू ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव थाइमीन। तो मैंने पीछे बताया था कि ये जो है एक्सपेरिमेंट टेलर ने और उसके साथियों ने किया था, जिसमें रेडियो एक्टिव थाइमीन का इस्तेमाल किया गया था, थाइमिडीन। आफ्टर 3 रेप्लिकेशन, यानी कि थर्ड जनरेशन की बात कर रहा है, ऑफ बैक्टीरियल सेल इन दिस मीडियम, हाउ मैनी डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इन बोथ स्ट्रैंड। ओके, आपको मैं बता दूं, देखिएगा ये हमारा डीएनए है, और जब ये पहली जनरेशन होगी तो ये 2 डीएनए बना देगा। ओके, दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होगा, आप देख रहे हैं 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बनेंगे, और थर्ड जनरेशन के बाद हम कहेंगे वो 8 बनेंगे। ओके, यहाँ पे 1 से 2 बने पहली जनरेशन में, और फिर 2 से 4 बने, और तीसरी जनरेशन के बाद 4 से 8 बनेंगे। तो मैंने कहा था हमेशा जब 8 बनेंगे थर्ड जनरेशन में, तो इसमें से 2 हमारे हाइब्रिड होंगे और 6 हमारे नॉर्मल होंगे, हाइब्रिड नहीं होंगे। तो आपको यहाँ सही आंसर क्या है हमारा, तो राइट आंसर इज द 2 नहीं, 4 नहीं, 6। ओके, तो 6 जो है हमारा, उनमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन प्रेजेंट होगा इन बोथ स्ट्रैंड। यदि ये यहाँ पे ये पूछ ले कि हाइब्रिड कितने मिलेंगे, तो आंसर बदल जाएगा, वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है ए बैक्टीरियम हैविंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ये सब टेलर के एक्सपेरिमेंट से पूछा गया है। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इन इट्स डीएनए अलाउ टू मल्टीप्लाइड इन ए मीडियम हैविंग नॉन रेडियो एक्टिव थाइमिडीन फॉर 2 जनरेशंस, यानी कि 2 जनरेशन तक बात की, यानी कि 4 डीएनए बनेंगे, 4 इकोलाई बनेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विल हैव रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इन इट्स डीएनए। आपको पता है पहली जनरेशन में 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, और तीसरी जनरेशन में 4 से 8 बनते हैं। यहाँ दूसरी जनरेशन की बात करिए तो यहाँ पे हमारा जो है वो 50% आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आउट ऑफ 4 2 आर हाइब्रिड एंड 2 आर अदर। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे जो है वो सही हो जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मशलसन एंड स्टाहल कैरिड आउट सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मशलसन एंड स्टाहल ने कैरिड आउट सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टू सेपरेट। तो क्या डीएनए फ्रॉम आरएनए? नहीं। ठीक है, क्या आरएनए से डीएनए निकलेगा? नहीं। डीएनए फ्रॉम प्रोटीन? ये भी नहीं है। द नॉर्मल डीएनए किसको कह रहा है? ये नॉर्मल डीएनए कह रहा है N14 को। यस, द नॉर्मल डीएनए फ्रॉम N15 डीएनए, यानी कि ये हैवी डीएनए है और ये हमारा लाइट डीएनए। तो यही किया था इन्होंने, आइसोलेट यही किया था, और डी ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन हम देखें, ए फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इन सेल साइकिल। तो ये मैंने अपनी स्लाइड में मेंशन किया था, आपको पढ़ाया था पीछे। यदि एक सेल है और वहाँ सेल डिवीजन हो रहा है और वो फेलियर हो जाए आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इन सेल साइकिल, रिजल्ट इन, तो आप बताइएगा क्या? एनेप्लॉइडी, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और पॉलीप्लॉइडी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ हमने कुछ MCQ भी देखे, 3 MCQ का आंसर मैंने दिया, 4th का ऑप्शन आप कमेंट में बताएंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन का डिस्कशन किया विद PYQs। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और यदि आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आप 4th क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं। ठीक है, मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा ट्रांसक्रिप्शन का, जहाँ डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होगी। तो इस वीडियो में मिलते हैं, इतना ही, बाकी आगे बात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।